स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे टाइम टेल्स नामक जो बुक है। टाइम टेल्स बुक की क्लास 7 के हिस्ट्री के चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से और प्रिपरेशन करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैं इलाहाबाद प्रयागराज चला गया था और लगभग 3-4 महीने मेरे वहीं बीते, तो इस बीच में मैं कोई वीडियो नहीं दे पाया आपको। चलिए अब कंटिन्यू करता हूँ और वापस हम लोग शुरू करते हैं। तो इस टाइम टेल्स की जो बुक है हिस्ट्री की, उसके चैप्टर 1 और 2 को हम लोगों ने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था और चैप्टर 2 में मैंने एक पार्ट डाला था, दूसरा पार्ट बहुत जल्दी उसको मैं अपलोड कर दूंगा। आइए तब तक हम इस बीच चैप्टर नंबर जो 3 है आपका टाइम टेल्स की बुक का हिस्ट्री का, द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो तब तक हम लोग इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं और धीरे धीरे एक एक करके जितने भी आपके हैं चैप्टर्स इसमें टाइम टेल्स बुक के क्लास 7 के, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे सिविक्स हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, मैं धीरे धीरे एक एक करके उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन आपके लिए कर दूंगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। एक चीज़ और, आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन उसे लाइक नहीं करते और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हैं। तो मेहनत आपके लिए की जाती है, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाया करें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर आपका क्या है? सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। और इस चैप्टर में हम दिल्ली के सुल्तानों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो स्लेव डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी थी, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उनकी सोसाइटी और इकोनॉमी कैसी थी, यानी दिल्ली सल्तनत के बारे में हमारे हिस्टोरियंस ने जो इतिहास लिखते हैं, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं बच्चों कि डायनेस्टी किसे कहते हैं। डायनेस्टी की हिंदी होती है वंश। जैसे एक राजा बना, एक किंग बना, तो पहले क्या होता था कि किंग का ही लड़का किंग बनता था, ठीक है, तो राजवंश कहा जाता था, ठीक है। तो वो उस परिवार के जितने भी राजा राज करते थे, जितने भी किंग होते थे, कोई 10 इयर्स गद्दी पे रहता था, कोई 20 इयर्स तक किंग रहता था, कोई 50 इयर्स तक किंग रहता था, ठीक है। अलग अलग समय तक के लोग किंग रहते थे। तो उस राजवंश का, उस परिवार का पहला राजा से लेकर के और जो लास्ट किंग हुआ, जो अंतिम राजा हुआ, ठीक है, उन तक के टाइम को और उन तक के टाइम फ्रेम को, इतिहास को, यानी उन उन पहला राजा से लेकर लास्ट राजा तक कितनी लड़ाइयाँ उन्होंने जीती, उनका प्रशासन कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, वो क्या करते थे, वो क्यों फेमस थे, उन्होंने क्या बनवाया, क्या नहीं बनवाया, किस किस राजा पर अटैक किया, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, और उन्होंने जो अपना साम्राज्य स्थापित किया, जो उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, जो स्टेट उन्होंने अपना स्थापित किया लड़ाइयों के बल पे या पैक्ट करके, संधियाँ करके, ठीक है, संबंध बना करके, तो वो कहाँ तक था और उसकी विशेषताएं क्या थी, यही सब हम एक राजवंश यानी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ आपकी बुक में क्या दिया गया है? सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए हैं, जितने भी किंग हुए हैं, उनके बारे में हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आइए चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ 1206 to 1526 a series of rulers who ascend the throne of Delhi। कहता है कि 1206 से लेकर के और 1526 तक ये जो टाइम था, ठीक है, ये इस टाइम में दिल्ली की गद्दी पे यानी दिल्ली पे तरह तरह के सुल्तानों ने क्या किया, राज किया। अब वो सुल्तान कैसे थे, किस डायनेस्टी के थे, ये आगे आपको बताया जाएगा। दिल्ली रिमेन द सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी इन इंडिया। और उस समय दिल्ली में जो ये सुल्तान राज करते थे, वो जो है कि उस समय के पॉलिटिकल पावर जो होते थे और उनका प्रभाव होता था। दीज रूलर्स कॉल्ड देमसेल्व्स सुल्तान्स। ये जो शासक थे, ये जो रूलर थे, वे अपने को सुल्तान कहा करते थे। एंड दिल्ली वॉज देयर कैपिटल सिटी। और दिल्ली जो होती थी उनकी कैपिटल सिटी होती थी, यानी व्यवस्था का, एडमिनिस्ट्रेशन का, निर्णयों का और जो भी मुख्य चीज़ें होती थी उनका केंद्र क्या होता था? दिल्ली होता था, जहाँ से पूरे पूरे स्टेट को कैसे चलाया जाए, ये नियम कानून कैसे किया जाए, कैसे व्यवस्था दिया जाए, इसकी चर्चा जो होती थी राजा जहाँ रहता था, ठीक है,
उसकी पूरी सेना जहाँ रहती थी उसको कैपिटल सिटी माना जाता था। तो दिल्ली उन सभी सुल्तानों का, जितने भी सुल्तानों ने 1206 से लेकर के और 1526 तक दिल्ली की गद्दी पे राज किया, उन सभी सुल्तानों का जो कैपिटल सिटी हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? दिल्ली ही हुआ करता था। Therefore 1206 to 1526 is considered as the period of दिल्ली सल्तनत। इसीलिए इस जो समय है ये 1206 से लेकर के 1526 तक का, इसे दिल्ली सल्तनत का टाइम माना जाता है। और इतिहास के टाइम में, ठीक है, इतिहास के समय में इसे दिल्ली सल्तनत का काल कहा जाता है। अब सोर्सेस, अब 1206 से लेकर के 1526 के बीच में कितने सुल्तानों ने राज किया, उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितनी लड़ाइयाँ जीती, कितनी हारे, ठीक है, और क्या बनवाया क्या नहीं बनवाया, अपने प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए क्या किया, ठीक है, अपने धर्म के लिए क्या किया, इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इन सब का सोर्स कहाँ है? हम कैसे जानेंगे कि शाहजहाँ ने लाल किला बनवाया या फिर आपका ताजमहल बनवाया? हम कैसे जानेंगे कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया? हम कैसे जानेंगे कि महाराणा प्रताप और उनका युद्ध हुआ था? हम कैसे जानेंगे कि फिरोज शाह तुगलक नाम का कोई राजा था, उसने नहरें बनवाई थी? हमें कैसे पता चलेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 3 ऐसे डिसीजन लिए थे जो उल्टे पड़ गए, इस नाते वो बहुत सक्सेसफुल राजा नहीं हुआ? तो ये चीज़ें हमको कहाँ से मालूम चलेंगी? तो ये चीज़ें हमको मालूम चलती हैं हिस्ट्री के सोर्स से। अब ये सोर्स कई प्रकार के हो सकते हैं। रिटन सोर्स भी हो सकते हैं, जैसे किसी उस टाइम के राजा के किसी कवि ने या किसी आदमी ने उनके बारे में लिखा हो, पत्थरों पे लिखा हो, ठीक है, किताबों में लिखा हो। या हो सकता है कि कोई ट्रैवलर रहा हो उस समय, उस 1206 से लेकर के 1526 तक, क्योंकि बिजनेस हुआ करते थे, व्यापार हुआ करते थे। और इंडिया का उस टाइम विदेश के कई देशों से व्यापार था, बिजनेस था, क्योंकि हर चीज़ तो हर देश में मिलती नहीं थी। इंडिया में मसाले अच्छे मिलते थे, कॉटन के कपड़े अच्छे मिलते थे, हीरा मोती जवाहरात डायमंड गोल्ड वगैरह ये सब चीज़ें मिलती थी। और बाहर जो है कि दूसरी चीज़ें मिलती थी। तो व्यापारी आया करते थे, उनके साथ साथ कुछ ट्रैवलर भी आया करते थे घूमने के लिए। तो वो अपनी डायरी में या कुछ किताबों में इन सब बातों को नोट किया करते थे, और कई लोगों ने तो पूरा डिटेल नोट किया हुआ है। आइए देखते हैं। कह रहा बिसाइड इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि पत्थरों पे लिखना। अब ये छिन्नी हथौड़ी से लिखे या किसी और चीज़ से लिखे, इससे मतलब नहीं है। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है पत्थरों पे जो खोदा जाता है, पत्थरों पे जो खोद खोद कर लिखा जाता है, पत्थरों पे लिखा हो, दीवालों पर लिखा हो, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस कहते हैं उनको। कॉइन, सिक्के, उस समय के जो सिक्के चलते थे उससे भी काफ़ी कुछ मालूम चलता है। एंड मॉन्यूमेंट्स, और उस समय जो बिल्डिंगें बनाई गई थी, ठीक है, जो बिल्डिंगें बनाई गई थी, जो महल बनाए गए थे, जो भी चीज़ें उस समय जो बनाई गई थी, भवन बनाए गए थे, बिल्डिंगें बनाई गई थी, ये सब चीज़ें जो है कि इनसे हमको काफ़ी कुछ पता चलता है उस ज़माने में चीज़ें कैसी थी, व्यवस्था कैसी चलती थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और उस समय का दौर कैसा था। दैट हैव बीन मेंटेन्ड। और इन्हीं सब चीज़ों का जब डीप स्टडी किया गया, तो आज हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर के रूप में, ये उन्हीं को स्टडी करने के बाद ये सब चीज़ हमको पता चली। और ये एक ही बार में नहीं पता चली, जैसे जैसे खोज होती गई, जैसे जैसे लोग इतिहासकार जानते गए, हिस्टोरियन जानते गए, वैसे वैसे वो इस चीज़ को नोट करते गए और लिखते गए और इस चीज़ को फैक्ट बनाते गए। दीज रिकॉर्ड्स वेर नोन एज तवारीख। इन रिकॉर्डों को, ये जो रिकॉर्ड्स होते थे उनको तवारीख कहा जाता था। एंड वर रिटेन इन पर्शियन। और वो किस लैंग्वेज में लिखे जाते थे ये सब रिकॉर्ड? पर्शियन लैंग्वेज में लिखे जाते थे, यानी फारसी लैंग्वेज में। तो उस समय जो दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी, या उसके बाद जो मुग़ल सल्तनत आई, सल्तनत कह रहे हैं, मुग़ल एम्पायर आया, तो इनमें मुग़ल एम्पायर का तो जो आपकी जो रॉयल लैंग्वेज थी वो फारसी थी। और दिल्ली के सुल्तानों में भी फारसी लैंग्वेज जो है कि लोकप्रिय हुई थी, वो इस्तेमाल करते थे। तुर्की लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते थे और पर्शियन लैंग्वेज भी इस्तेमाल होती थी।
द ऑफिशियल लैंग्वेज इन दिल्ली सुल्तनत। और पर्शियन लैंग्वेज भी जो है कि फ़ारसी लैंग्वेज भी दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषा। आधिकारिक भाषा कहने का मतलब क्या है कि जो राजकाज के काम होते थे, जो रॉयल वर्क होते थे, या जो डॉक्यूमेंटेशन होता था, जो फरमान जारी किए जाते थे, या जो राजा जो मुहर लगाते थे, जो नियम कानून बनाते थे, वो पर्शियन लैंग्वेज में हुआ करती थी। जनता कोई भी भाषा बोले, लोग कोई भाषा बोले, इससे मतलब नहीं है। जैसे अपने यहाँ हिंदी क्या है, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अब हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है तो जितने गवर्नमेंट का ऑफिसेज हैं वहाँ हिंदी में बातचीत चलती है। जो पेपर रिलीज किए जाते हैं, जो एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, जो सूचना भेजी जाती है, जो सर्कुलर रिलीज किए जाते हैं, हिंदी में होते हैं। जो गज़ट आधिकारिक पत्र जो प्रकाशित किए जाते हैं वो भी हिंदी में किए जाते हैं। तो उसे राजभाषा क्या है, राजकाज की भाषा कहते हैं। तवारीख वर रिटन इन बाय लर्नेड मैन दैट इंक्लूड्स पोएट्स, कंट्रीज। और ये जो तवारीख लिखे जाते, ये जो डॉक्यूमेंट लिखे जाते थे द सल्तनत के बारे में, सुल्तानों के बारे में जो भी डिटेल हमको दी जाती थी, ये विद्वानों द्वारा लिखी जाती थी। उस ज़माने में पढ़े लिखे जो भी उस ज़माने के पढ़ाई लिखाई का सिस्टम था, जैसे पोएट हुआ करते थे, दरबारी हुआ करते थे, राजा के दरबार जो बुद्धिमान लोग हुआ करते थे, सेक्रेटरीज जो उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे, और जो भी अधिकारी वर्ग जो भी चीज़ें होती थी जो एडमिनिस्ट्रेशन में भाग लेते थे। अब भाई एक राजा इतने बड़े साम्राज्य को अकेले तो देख नहीं सकता, उसको कंपेनियन की ज़रूरत पड़ेगी, सहयोगी की ज़रूरत पड़ेगी ना, उसके मिनिस्टरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही समझ लीजिए। अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर सच एज मोरक्कोन ट्रैवलर इब्न बतूता। उस ज़माने में मोरक्को से एक ट्रैवलर, एक यात्री थे, इब्न बतूता, जो किसी सुल्तान के साथ यहाँ पे आए थे। आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिकन्स्ट्रक्ट। तो इब्न बतूता से भी हम लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी या इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिलती थी। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, रहला। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या था, रहला। इस बुक को पढ़ने से काफ़ी जानकारियाँ हमको दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बारे में मिलती हैं। ठीक है, आइए अगले पेज पे चलते हैं। आइए, लिखा है द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास उन्होंने भी लिखा। हिज वर्क मेंशन मोहम्मद बिन तुगलक। और उन्होंने जिस सुल्तान के बारे में लिखा अपनी पुस्तक रहला में, वो कौन सुल्तान था, मोहम्मद बिन तुगलक था। ये तुगलक वंश यानी तुगलक डायनेस्टी का ये सुल्तान था। डिसीजन टू शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ डिसीजन लिए थे अपने सल्तनत को अच्छा करने के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए, लेकिन वो सारे के सारे डिसीजन उल्टे पड़ गए। तो उसमें एक डिसीजन ये था, ठीक है, कि उसने अपने कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र किया था। दौलताबाद कहाँ था, साउथ में था। उसको लगा कि अगर हम साउथ में दौलताबाद में अपनी कैपिटल बनाएंगे तो वहाँ से पूरे इंडिया पे हमको शासन करने में आसानी होगी और पूरी व्यवस्था बनाने में हमको आसानी होगी। तो दिल्ली से दौलताबाद लगभग 700 किलोमीटर के आसपास था। ठीक है, तो उस ज़माने में इतने ट्रांसपोर्टेशन के साधन तो होते नहीं थे, ट्रेन, बसें, एरोप्लेन तो होती नहीं थी। घोड़ा गाड़ियों पे, ठीक है, इक्कों पे घोड़े प्रमुख साधन हुआ करते थे। इन्हीं से चलना था, फिर पैदल चलिए या घोड़ों पे चलिए, या फिर जो भी घोड़ा गाड़ी होती थी, वैगन होती थी, उससे चलिए। तो बहुत ज़्यादा समय लगा उनको वहाँ जाने में, पूरा पूरा सिस्टम ही उठा के ले जाना पड़ा। ठीक है, राजा, उनकी सेना, लोग, और जो ट्रैवल थी वो भी काफ़ी कठिन थी, महीनों लगे चलने में, वहाँ जाने में। तो बहुत से लोग बीच में ही मर गए। और जब वहाँ गए, ये वहाँ जाके जब रहने लगे तो उनको महसूस हुआ कि भाई नहीं नहीं, यहाँ से नहीं सही है, दिल्ली से ही सारा जो है कि सिस्टम संभालना सही है, पूरे इंडिया पे कंट्रोल दिल्ली से ही पॉसिबल है, यहाँ हमने आकर के गलती कर दी। तो फिर सुल्तान ने ये डिसीजन सुनाया अपना, और अपने लोगों को डायरेक्ट किया, आदेश दिया कि दिल्ली वापस चलो। फिर दौलताबाद से सब कुछ समेट करके, पूरी व्यवस्था समेट करके ये दिल्ली को आए। तो जब दौलताबाद से दिल्ली गए तो भी रास्ते में बहुत सारे लोग मर गए। ठीक है, उनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। तो ये सभी चीज़ें आज हम जो जानते हैं या पढ़ते हैं,
ये हमें कैसे मालूम चलती हैं? तो मुगलक अगर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमको डिटेल जानना है तो इनकी जो पुस्तक है रहला इब्न बतूता की, उससे काफ़ी कुछ हम लोग को पढ़ने और जानने को मिलेगा। स्लेव डायनेस्टी, आइए सबसे जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहले जिस डायनेस्टी ने राज किया उसे स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश कहा जाता है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है मोहम्मद गोरी पास्ड अवे इन 1206। मोहम्मद गोरी को आप अच्छी तरह जानते होंगे। पृथ्वीराज चौहान के साथ इनके कई सारे युद्ध हुए। पृथ्वीराज चौहान ने इनको 17 युद्धों में हराया था और जब ये मैदान छोड़कर भागता ये मोहम्मद गोरी तो ये उसका पीछा नहीं करते थे, वहीं छोड़ देते थे। वो फिर आर्मी बनाता था, फिर से अटैक करता था। और आगे हमारे इतिहासकारों ने, हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने बस 2 ही लड़ाइयों का जिक्र इतिहास में किया है। पहली जो आपकी इनके बीच जो लड़ाई थी तराइन के मैदान में, तो वो पृथ्वीराज चौहान इसमें जीते थे 1191 में 91 में। और 92 में दूसरी जो लड़ाई हुई तराइन की गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, उसमें मोहम्मद गोरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गए। उसके बाद से पृथ्वीराज चौहान को इसने मार डाला और गुलाम वंश की नींव इसने रख दी। तो ये हमारे हिस्टोरियंस हमको ये बात बताते हैं कि 2 ही लड़ाई हुई और वहाँ के जो लोग हैं, लोगों द्वारा जो कहानियाँ प्रचलित हुई, जो दरबारी कवि हुए, जो अन्य सोर्सेज हिस्ट्री के मिलते हैं हमको, ठीक है, जनश्रुतियाँ जो हैं, जो अपने राजा के बारे में जो कहानियाँ हैं, जो एनेक्डोट्स हैं, उससे ये भी पता चलता है कि एक बार नहीं युद्ध हुआ था, कई बार युद्ध हुआ था और पृथ्वीराज चौहान उसको कई बार हराए थे। एक गलती जो राजपूत राजा उस समय करते थे, 2 गलतियाँ थी। एक तो राजपूतों में एकता नहीं थी। अगर कोई बाहरी अटैकर किसी एक राजपूत राजा पर अटैक करता था तो दूसरा उसे देख करके खुश होता था कि ये हार जाएगा, इसका वंश तबाह हो जाएगा, इसकी डायनेस्टी तबाह हो जाएगी, इसका एम्पायर ख़त्म हो जाएगा, इसका राज्य ख़त्म हो जाएगा, तो हम इससे बड़े राजा हो जाएंगे। आपस में शत्रुता दुश्मनी होती थी, हो जाएंगे। उसे ये नहीं मालूम होता था कि जो अटैकर बाहर से आकर के उस राजा को हरा सकता है, तो जब उसकी एम्बिशन बढ़ेगी तो आपको भी तो हरा सकता है, क्योंकि उस राजा को हरा करके वो आपका पड़ोसी हो गया। उसका राज्य आपके राज्य से 50 या 100 किलोमीटर दूर है, वो आपके देश का निवासी हो गया, वह यहीं रहने लगा। जब यहीं रहने लगा तो हो सकता है कि वहाँ पे भी अटैक करे। ये उस ज़माने के राजपूत राजा जो है कि नहीं समझते थे, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि जब कोई बाहरी अटैकर इन पे अटैक करता था और युद्ध के मैदान में उसे हरा देते थे, तो जब वो भागने लगता था तो इनको चाहिए था कि उसको दौड़ा करके पकड़ करके और उसको ख़त्म कर दे, उसको मार डालें, क्योंकि वो जिंदा रहेगा, फिर जाएगा अपने राज्य वापस, फिर से आर्मी खड़ी करेगा, फिर से सेना बनाएगा और आ करके फिर अटैक करेगा। तो दुश्मन को नष्ट एकदम से कर देना चाहिए ताकि फिर कोई बचे ना जो है कि वापस अटैक करने के लिए। तो हमारे यहाँ के राजपूत राजाओं की शान के खिलाफ तो वो कहते थे कि हम निहत्थे पे वार नहीं करेंगे। अगर आदमी निहत्था है, हारा हुआ है, भाग रहा है, तो पीछे से वार नहीं किया जाता। जब पृथ्वीराज चौहान निहत्थे थे तो मोहम्मद गोरी ने लोहा गर्म करके उनकी आंखें फोड़ दी थी, उनको मार डाला था। तो यहाँ के राजपूत राजा नियम कानून से चलते थे और जो मुस्लिम अटैकर होते थे उनके लिए कोई नियम कानून नहीं होता था, वो साम दाम दंड भेद सारा अपनाते थे। ये जो दो गलतियाँ हुई राजपूत राजाओं से, वो नहीं होनी चाहिए थी। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ये मुस्लिम अटैकर काफ़ी संख्या में इस देश में आए थे, वो आ नहीं पाते और यहाँ के राजाओं से जीत नहीं पाते। आपसी मनमुटाव से, आपसी भेदभाव से, सपोर्ट ना करना एक दूसरे के राजाओं का, यही दिक्कत थी हारने का। एक एक करके वो अटैक करते गए, राजाओं को हराते गए और यहाँ के राजा यूनाइट नहीं हो पाए, एक नहीं हो पाया, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी 1206 में मर गया। उसके मरने के बाद हैड नो लीगल हायर्स, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, यानी उसका कोई बेटा उठा ऐसा नहीं था जो राजा बन सके। हिज टेरिटरीज वे डिवाइडेड अमंग द तुर्की स्लेव्स, तो उसका जो भारत में उसने जो भी जीता था, जो राज्य था, तो उसके जो तुर्क गुलाम थे, ठीक है, उनके बीच जो है कि बांट दिया गया।
कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज ऑल्सो अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी, और उन्हीं गुलामों में से एक गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद, ये आपका इसको क्या कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं। तो उसको दिल्ली का हिस्सा दे दिया गया कि लो भाई तुम संभालो दिल्ली को। ही फाउंडेड द ममलूक डायनेस्टी, और उसने जो शासन किया उसे मामलूक वंश के नाम से शासन किया, विच वॉज ऑल्सो नोन एज स्लेव डायनेस्टी, और उसे भी गुलाम वंश ही कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी ही कहा जाता है। मामलुक्स वॉज एन अरेबिक टर्म यूज्ड फॉर स्लेव्स, अरेबियन लैंग्वेज में मामलुक जो टर्म यूज़ किया जाता था वो गुलामों के लिए यूज़ किया जाता था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिटेल में पढ़ा जाता है। तो जब मोहम्मद गोरी ने दिल्ली छोड़ दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली दे दिया गया और उसने मामलुक डायनेस्टी के नाम से राज करना स्टार्ट किया, ही हैड कैप्चर्ड मनी राजपूत किंगडम्स, तो उसने दिल्ली के आसपास, चूँकि दिल्ली से राजस्थान नज़दीक है तो राजपूत राजा राजस्थान में जाते थे, तो इसने अपना राज्य बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपना स्टेट बढ़ाने के लिए इसने कई राजपूत राजाओं पे अटैक किए और कुछ को हरा भी दिया, कैप्चर भी कर लिया। राजपूत किंगडम्स एंड एक्सटेंडेड द तुर्किश रूल टू दोआब रीजन्स, तो दिल्ली से लेकर के इसने अपने राज्य को, ठीक है, दोआब रीजन तक भी बढ़ा दिया। दोआब रीजन क्या होता है भाई, जहाँ दो तरफ से नदी हो और बीच में ज़मीनें हों, ऐसे हिस्से को उपजाऊ कहा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश का जो अधिकांश हिस्सा है वो गंगा और यमुना के बीच में है, एक तरफ से गंगा बहती है, एक तरफ से यमुना बहती है। जैसे इलाहाबाद में, प्रयागराज में गंगा यमुना दोनों आकर के मिल जाती हैं, तो गंगा आपकी हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, हरिद्वार तक तो वो कहाँ चलती हैं, पहाड़ों पे चलती हैं। हरिद्वार से वो प्लेन में आ जाती हैं, लैंड में आ जाती हैं, और वहीं से आपके क्या निकलती हैं, आपके बंदर पूछ कहते हैं, यमुना निकलती हैं। ठीक है, यमुना भी चलते चलते आपकी कहाँ से आती है, गंगोत्री से यमुना नहीं निकलती है, यमुना दूसरे जगह से निकलती हैं, आकर के वो कहाँ आती हैं, इलाहाबाद में मिल जाती हैं। तो अब इलाहाबाद से लेकर जहाँ से वो चलती हैं और इलाहाबाद में दोनों नदियाँ मिलती हैं, तो उन दोनों नदियों के बीच में जो हिस्सा था उसे दोआब कहा जाता है। और फिर इधर गंगा शुरू होती हैं बिहार तक जाके, फिर अपना उधर जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो और भी कई सारी नदियाँ हैं छोटी मोटी, जो दो नदियों के बीच में जो एरिया पड़ता है वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, वहाँ खेती बहुत, एग्रीकल्चर जो है कि अच्छे वैरायटी का होता है, अच्छे गुड क्वालिटी का एग्रीकल्चर होता है। तो जहाँ पानी अवेलेबल होगा, फसलें पैदा होंगी, पॉपुलेशन वहीं पर रहना ज़्यादा पसंद करेगी। पॉपुलेशन, लोग जो होते हैं ऐसी जगह रहना नहीं पसंद करेंगे जहाँ पहाड़ हो, जहाँ कुछ खाने पीने को ना मिले। ठीक है, जहाँ पहाड़ हो, पत्थर हो, कंकड़ हो, वहाँ कोई रहना पसंद करेगा। ये रीज़न है कि यूपी में, बंगाल में, बिहार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ फर्टाइल लैंड या उपजाऊ ज़मीनें ज़्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर ही कुड कंसोलिडेट हिज एम्पायर, लेकिन इससे पहले कि वो अपना साम्राज्य, अपना एम्पायर और बढ़ा सकता और राजाओं को और किंगडम्स को हरा सकता, कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन एन एक्सीडेंट, दुर्घटनावश उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो सिंहासन तो खाली रहता नहीं था, एक राजा मरता था तुरंत दूसरा राजा आता था, क्योंकि राजा नहीं आता था तो जो बाहरी उसके दुश्मन होते थे वो जो सोचते थे कि राजा नहीं है, अटैक करने का खतरा रहता था। उसके बाद से दाऊद अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 4 years वॉज नॉट इनफ टू डेवलप वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। 4 ही साल वो जिया, इस 4 साल में वो बहुत कुछ तो नहीं कर पाया, फिर भी अपने एम्पायर को उसने कंसोलिडेट करने का काम किया। ये थॉट ऑफ द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, उसने अपने लोगों के भलाई के बारे में सोचा, जो उसके मुस्लिम जो लोग थे। फॉर हिज जेनरोसिटी एंड बेनिवोलेंस ऐबक वॉज नोन एज लाख बख्श, उसको इस सोच के नाते कि भाई लोगों के बारे में सोचता था तो उसको लाख बख्श कहा जाता था, एक टाइटल दे दिया गया उसको, लाख बख्श। इल्तुतमिश आता है उसके बाद 1211 से 1236 तक। आइए इनको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि आफ्टर द सडन डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक,
कुतुबुद्दीन ऐबक के अचानक डेथ के बाद हिज सन बिकम द सुल्तान फॉर ए ब्रीफ पीरियड। उसका जो लड़का था वो कुछ देर के लिए सुल्तान बना, राजा बना। हाउ एवर ही वॉज सून रिप्लेस्ड बाई इल्तुतमिश। लेकिन बहुत जल्द इल्तुतमिश नाम के एक सरदार ने उस राजगद्दी से हटा दिया, राजा से उसको हटा दिया। द सन इन लॉ ऑफ ऐबक। और ये इल्तुतमिश कौन था? तो ऐबक का दामाद था ये, यानी ऐबक के लड़की की शादी इल्तुतमिश से हुई थी। हु वॉज एन एफिशिएंट कॉन्करर ऑफ रूलर। और इल्तुतमिश जो है कि समर्थवान था, उसके पास कैपेसिटी थी, वो राजा बनने के लायक था। ड्यूरिंग हिज रेन द पावर ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगैन टू बी कंसोलिडेटेड। और उसके शासनकाल में भी दिल्ली ने और तरक्की किया और वो एम्पायर जो है कि और बढ़ने लगा। In fact, many historians regard इल्तुतमिश to be the first real ruler of दिल्ली सल्तनत। और इन सब चीज़ों को देख करके जो इतिहासकार हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, दिल्ली सल्तनत का ओरिजिनल फाउंडर इसे ही मानते हैं। वास्तविक संस्थापक का जो खिताब है इसे ही दिया जाता है। हिस्टोरियंस की नज़र में ये आया कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को बढ़ाने का अच्छा काम किया, तो इसी को वास्तविक संस्थापक यानी कि रियल फाउंडर इसी को मानते हैं। Soon after his ascent to the throne, इल्तुतमिश was faced the several challenges। जैसे ही वह गद्दी पर बैठा तो उसने काफ़ी सारे चैलेंजेस उसको मिले, which he handled with prudence, with stabilized an empire while securing his own position। इन सब चुनौतियों, इन सब चैलेंजेस का सामना उसने अच्छे से किया। ऐबक इल्तुतमिश was also a slave of in his life। तो ऐबक की तरह इल्तुतमिश भी अपने बचपन में ही गुलाम ही था। ही बिलोंग टू द इलबारी ट्राइब। वो इलबारी ट्राइब से बिलोंग करता था। द अमीर ऑफ दिल्ली ऑब्जेक्टेड टू हिज एसेंट। और जब ये गद्दी पर बैठा तो जो अमीर थे, जो सरदार थे, जो मंत्री थे दिल्ली सल्तनत में, वो गुस्सा हो गए और कहे कि अब ये गुलाम राजा की जगह लेगा, हम लोग उच्च जाति के हैं, हम लोग हाई क्लास के हैं, और ये जो ऐसा आदमी जो कि बचपन में गुलाम था अब वो हमारी गद्दी पर बैठेगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। हम हाई क्लास लोग हैं तो हम गद्दी पर बैठने चाहिए। तो उन सब ने इनके खिलाफ जो है कि इल्तुतमिश के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। इल्तुतमिश ने जिन लोगों ने भी विद्रोह किया था उन सबको ख़त्म कर दिया और अपने आगे का रास्ता साफ कर दिया। आफ्टर सक्सीडिंग अगेंस्ट हिज एनिमीज। अपने दुश्मनों को मारने के बाद, जो भी खतरा उसके सामने है उसको ख़त्म करने के बाद, उसने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ जीती। ही डिफीटेड द रूलर्स ऑफ रणथंबोर, जालौर, अजमेर, सांभर, ग्वालियर, मालवा, उज्जैन, कन्नौज। इन सब जितने भी नाम यहाँ दिए गए हैं, इन सब के शासकों को, राजाओं को उसने हराया। एंड वाराणसी के राजा को भी हराया। एंड एनेक्ट देयर किंगडम्स। और इन सब राज्यों को अपने में मिला लिया। एज ए रिजल्ट मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया केम अंडर हिज कंट्रोल। अब अगले पेज पे आते हैं, क्या लिखा है? केम अंडर हिज कंट्रोल। इस हिसाब से पूरा उत्तर भारत यानी इंडिया का जो अभी यहाँ मैप में देखिए, आप मैप में देखिए, जितना रेड कलर से दिखाया हुआ है ना, ये उस समय की दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था। आप देखेंगे तो पूरा दिल्ली से लेकर के आपका यहाँ पे बंगाल बिहार तक था। उसमें बंगाल बिहार अलग तो था नहीं, ठीक है, बंगाल बिहार उड़ीसा असम ये सब अलग तो थे नहीं, तो पूरा भारत उस समय एक था। अरे उस समय तो आप अफगानिस्तान भी नहीं अलग हुआ था, बांग्लादेश भी नहीं अलग हुआ था, म्यांमार भी नहीं अलग हुआ था, बर्मा भी नहीं अलग हुआ था, तो पूरा अखंड भारत था, यूनाइटेड इंडिया था। तो जितने रेड कलर से दिखाया हुआ है ना, वो दिल्ली सल्तनत है वास्तव में, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो इतना सारा एरिया उसने मिला लिया अपने राज्य में, तो उसका एम्पायर बड़ा हो गया, वो और शक्तिशाली हो गया। सल्तनत वॉज एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर तक जो है कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से
नर्मदा रिवर निकलती हैं और अरेबियन सी में जा कर के मिल जाती हैं। तो गंगा नदी से लेकर के और नर्मदा नदी तक का जितना भी हिस्सा था वो दिल्ली सल्तनत का उस समय प्रभाव था, शासन था। इल्तुतमिश सेव्ड इंडिया फ्रॉम पॉसिबल मंगोल अटैक। ऐसा कहा जाता है, लिखा जाता है कि इल्तुतमिश ने मंगोल अटैकर से भी दिल्ली को बचाया था, सुरक्षा की थी। मंगोल ये जो थे, आज जो मंगोलिया है, ठीक ना, चाइना और रशिया के बीच में एक छोटा सा कंट्री है, वहीं से ये मंगोल अटैकर्स आया करते थे और ये बड़े खूंखार होते थे। ठीक है, ये जाते थे और राजाओं पे अटैक करते थे, लूटते लाटते थे, शहरों को जला देते थे, जो भी इनको मिलता था लूट करके लेके चले जाते थे। फिक्स ये इकट्ठा कहीं रहता नहीं थे, ये घूमते घामते रहते थे और अटैक करते रहते थे, बड़े खूंखार थे ये। वेन गेंगीज यानी कि गेंगीज खान अटैक्ट पर्सिया, जब चंगेज़ खान ने पर्शिया पे अटैक किया, जो आजकल ईरान आप देखते हैं ना, ईरान कंट्री, तो कभी पर्शिया फारस हुआ करता था वो। द शाह ऑफ पर्सिया फ्लेड हिज किंगडम, तो पर्सिया का जो फारस का जो शाह था उस ज़माने में, जो राजा था, वो अपना राज्य छोड़ के भाग गया। एंड अपील्ड टू इल्तुतमिश फॉर शेल्टर, और इल्तुतमिश से उसने शरण मांगी, कहा कि हमको अपने यहाँ रख लीजिए भाई, हमारी जान को खतरा है। विच द लेटर रिफ्यूज्ड, तो इल्तुतमिश ने शरण देने से इनकार कर दिया। द आर्मी ऑफ चंगेज़ केम टू नॉर्थ इंडिया वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया इन परस्यूट ऑफ द शाह ऑफ पर्सिया बट लेफ्ट विदाउट लॉन्चिंग एन अटैक टू इंडिया, तो उस ईरान के शाह का पीछा करते करते चंगेज़ खान भारत के बॉर्डर तक आ गया। उस ज़माने में अगर राजा को मार दिया जाता था तो बाकी प्रजा अपने आप सरेंडर कर देती थी, पूरी आर्मी सरेंडर कर देती थी। जब तक राजा जिंदा था तब तक कि उस राज्य का वैभव होता था। राजा जब राजा मरा तो समझिए कि वो राज्य आपका हो गया। फिर वो आर्मी जो है कि विरोध नहीं कर पाती थी, लोग विरोध नहीं करते थे और राजा शासन का प्रतीक माना जाता था। तो उसी शाह को दौड़ा करके पीछा करके मारने के लिए ये यहाँ पे आया, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको अपने यहाँ रखा तो नहीं था, शेल्टर तो दिया नहीं था, तो वो बिना इंडिया पे अटैक किए वापस चला गया। अब रज़िया सुल्तान आती हैं। इन्होंने 1236 लेकर के 1239 तक शासन किया। इल्तुतमिश नॉमिनेटेड रज़िया सुल्तान एज हिज सक्सेसर एंड ही फाउंड हिज सन टू बी वीक एंड इनकम्पिटेंट। इल्तुतमिश के जितने लड़के थे वो कोई राजा बनने के लायक नहीं थे, सब कमज़ोर थे और इनकम्पिटेंट थे। भाई आपको लीडर बनने के लिए, राजा बनने के लिए आपके पास कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आप अगर डिसीजन लेने में कमज़ोर हैं, आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो राजा आप नहीं बन सकते। क्योंकि राजा अगर मजबूत होगा तो दुश्मन उसे डरेंगे, राजा कमज़ोर होगा तो षड्यंत्र रचा जाएगा, कॉन्स्पिरेंसी की जाएगी और राजा को कभी भी मार दिया जा सकता है। राजा किस लिए होते थे? अपने राज्य की सुरक्षा के लिए राजा बना जाता था कि भाई हमारे अंडर ये प्रजा, हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे। इल्तुतमिश को नहीं लगा कि उसका कोई बेटा सुल्तान बनने के लायक है, तो उसने अपनी बेटी रजिया को सुल्तान बनाया। लेकिन जब रजिया सुल्तान बनी तो कई जो अमीर होते थे, जो मंत्री होते थे, जो सरदार थे, उनको पसंद नहीं आया कि रजिया राज सुल्तान बने, क्योंकि रजिया एक औरत थी। और उस ज़माने में मुसलमानों में, उस ज़माने इस ज़माना के मुसलमानों में तो हमेशा से पर्दा प्रथा रही है, ठीक है। बुर्का जो सिस्टम आज चलता है उस ज़माने में भी था। अब किस रूप में था ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन पर्दा प्रथा था। महिलाएं जो है कि पब्लिक प्लेसेस पे ऐसे मर्दों के सामने नहीं आती थीं, उनसे पर्दा करके रहती थीं। शाही परिवार की जो महिलाएं होती थीं सबके सामने ऐसे दरबार में नहीं आती थीं। महिलाओं को काफ़ी सिकोड़ा जाता था, काफ़ी उनको सप्रेस किया जाता था और उनको बहुत सारे राइट्स नहीं दिए जाते थे। पढ़ने लिखने का अधिकार उनको नहीं था और उनको बस घरेलू ही समझा जाता था। उनका काम बस था कि भाई ये बच्चे पैदा करना और बच्चों को संभालना, यही 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 मेंटेलिटी थी उस समय। लेकिन इल्तुतमिश अपने समय से आगे निकला और उसने रज़िया में क्वालिटी देखी और उसको सुल्तान बनाया। तो वहाँ जितने सरदार थे या अमीर थे, ठीक है, उनको ये पची नहीं, क्योंकि अब राजा राजा लड़की हो चाहे लड़का हो, मेल हो या फीमेल हो, राजा का तो आपको झुक के सलाम करना था, उसकी आपको जय बोलनी थी। अब वो जो सरदार थे या जो मंत्री थे
उनको नहीं अच्छा लगता था कि एक औरत के सामने झुक करके वो उसका सलाम करते थे। उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि भाई हम मर्द हैं, हम औरत के सामने क्यों झुकें। तो इन्हीं सब चक्करों के लेके अमीरों ने, सरदारों ने, मंत्रियों ने आपस में षड्यंत्र किया, कॉन्स्पिरेसी किया, और कॉन्स्पिरेसी करके रजिया को गद्दी से हटा दिया और बाद में उसको मरवा भी दिया। अब रज़िया सुल्तान के बाद कौन आता है, ये हम अगले वीडियो के अगले पार्ट में हम इसको देखेंगे। नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है कि इसके बाद सुल्तान बनता है। रज़िया को कॉन्स्पिरेसी करके, षड्यंत्र करके, धोखाधड़ी करके उसको गद्दी से हटाया जाता है और उसको मार दिया जाता है। उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है कि दिल्ली का अगला सुल्तान बनता है। और आगे की कहानी या आगे जो भी हेडिंग्स है चैप्टर में, उसको हम दूसरे वीडियो में आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरे द्वारा पढ़ाई की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हों, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा और खूब ढेर सारा प्यार हमारे वीडियो को आप इसको दीजिएगा। और किस शहर से आप वीडियो देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर आप इस कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।